गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इंसॉल्वेंसी। क्या बच्चे, इंसॉल्वेंसी। मैं चाहता हूं बेटा इस इंसॉल्वेंसी के कंसेप्ट को पहले एक बार आपको रिकॉल करा दूं, फिर रिकॉल कराने के बाद में हम आपको बेटा आगे की तरफ एंट्रियां आपका चेक करेंगे। घबराना नहीं है, क्योंकि हर नए कंसेप्ट को हमें सबसे पहले एक बार रिकॉल करना है। क्लियर है बच्चों? यस। तो शुरू करते हैं बेटा बिना टाइम गंवाए हुए, कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। जरा सुनना बेटा, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंसी मीन्स दिवालियापन। दिवालिया, किसी भी व्यक्ति को दिवालिया होने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी दिवालिया होने की क्या स्थिति होती है और उसके क्या फायदे और नुकसान है। बेटा इसको जानने के लिए आपको पहले मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। एंट्रियां सिद्ध कर लेना बेटा बहुत बहादुरी नहीं होती, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक है, ये आपको जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए ताकि आपकी एंट्रियों में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आओ बेटा बिना किसी देर किए हुए हम बेटा जी शुरू करते हैं। इंसॉल्वेंट, कोई भी व्यक्ति दिवालिया घोषित तब किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है जरा सुनने की कोशिश कर। अगर किसी व्यक्ति को उसकी नेटवर्थ से लॉस या लोन का अमाउंट ज्यादा हो जाए, नेटवर्थ का मतलब यह होता है उसकी संपत्ति से उसके लॉस यानी लोन की अमाउंट मान लो कि ज्यादा हो जाए। से फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए अगर ले लूं, एज्यूम कर लो कि, हाँ जी बेटे, तो शुरू करते हैं। मैंने बोला था कि किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंसी यानी इंसॉल्वेंट घोषित कब किया जाता है, तो सुनना बेटा मेरी बात को। अगर किसी व्यक्ति की नेटवर्थ से, क्या बोला मैंने बेटा, अगर किसी व्यक्ति की नेटवर्थ से उसकी लॉस यानी लोन की अमाउंट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए बेटा जी, ज्यादा। मान लो बेटा जी इसका क्या है, नेटवर्थ। नेटवर्थ का मैं मीनिंग समझा दे रहा हूं बेटा, और ये है लोन की अमाउंट। अगर बेटा जी उसकी नेटवर्थ से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। मान लो मिस्टर एक्स है, उसकी बेटा जी नेटवर्थ यानी उसके पास टोटल संपत्ति की वैल्यू यानी उसको आज बेच दिया जाए तो उसकी पूरी संपत्ति बेचने से बेटा जी कितनी रिकवरी होगी, 5 लाख, तो वो कहलाएगा नेटवर्थ। और उसके ऊपर लोन कितने हैं, 10 लाख। मेरा सवाल यह है बच्चों कि क्या मिस्टर एक्स अगर अपनी पूरी संपत्ति बेच भी दे तो क्या इस पूरे लोन की पेमेंट कर पाएगा? आंसर इज नो। लेकिन लोन वाला व्यक्ति उसको बार बार तंग कर रहा है कि नहीं मुझे लोन के पैसे दो, मेरे लोन के पैसे दो, मेरे लोन के पैसे दो। बताओ बेटा जी अगर एक्स अपनी पूरी संपत्ति बेच भी देगा तो उससे रिकवरी कितने होने हैं बेटा, मात्र 5 लाख रुपया। कितने बेटा जी, 5 लाख रुपए। बट उसके लोन अमाउंट कितने देने हैं बेटे, 10 लाख। किसी भी सूरत में बेटा जी ये पूरी लोन के अमाउंट पे नहीं कर पाएगा। अब चूंकि एक्स को, यानी कौन है बेटा, मिस्टर एक्स, इसको बेटा जी इसका लेंडर जो है रोज रात दिन धमकी देता है, सोने नहीं देता, उसको नींद नहीं आती, पागल जैसा हो गया। अब चूंकि ये एक्स जो चाह रहा है, जीना चाहता है, भविष्य में कुछ करना चाहता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बाधा यह है कि ये लोन का अमाउंट, कि अगर ये लोन वाला इसको बेटा शांत रहने दे तब तो ये कुछ सोच पाए। तो गवर्नमेंट ने एक बेटा जी लॉ बना रखा इंसॉल्वेंट होने के लिए। यानी गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को नेटवर्थ से लॉस या लोन की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो उस केस में वो व्यक्ति अगर अपनी पूरी संपत्ति बेच के भी उस लोन या लॉस की भरपाई नहीं कर सकता है तो चाहे तो बेटा जी गवर्नमेंट क्या यानी कोर्ट में क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा कि साहब प्रभु हमें यानी सरकार से गुहार लगाएगा कि हमें दिवालिया घोषित किया जाए। बेटा उसके बाद सरकार क्या करती है, वहां पे यानी कोर्ट में एप्लीकेशन देता है। कोर्ट क्या करती है बेटा जी, उसके बेटा इन्वेस्टिगेट कराती है, किसी व्यक्ति को अपॉइंट करके कहती है कि जा जरा देख तो क्या मिस्टर एक सच में उसकी नेटवर्थ जो है
उससे ज्यादा उसका लॉस हो गया। ये इन्वेस्टिगेटर जो होता है आ करके आसपास में लोगों से या खुद मिस्टर एक्स से इस बात की पूरी जानकारी लेता है। अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि हाँ बात तो सही है कि मिस्टर एक्स ने लोन लिया था और उसकी पूरी संपत्ति बेच भी दी जाए तो लोन की पूरी अमाउंट पे नहीं हो सकता है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, कोर्ट को बताएगा कि साहब बात सही है कि मिस्टर एक्स की नेटवर्थ से उसकी लॉस या लोन की अमाउंट क्या है, ज्यादा है। अगर उसकी पूरी संपत्ति बेच भी दी जाए तो उसकी लोन की पूरी भरपाई यानी रीपेमेंट नहीं हो सकता है। अब गवर्नमेंट क्या करे यानी कोर्ट उस केस में एक ऑफिसर रिसीवर अपॉइंट करता है। ऑफिसर रिसीवर मिस्टर एक्स क्या आएगा इस केस में, यानी जो इंसॉल्वेंट होना चाहता है उसके यहां ऑफिसर रिसीवर आएगा और वो करेगा क्या, उस जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होने के लिए एप्लीकेशन दिया था उसकी पूरी संपत्ति का क्या करेगा, ब्यौरा लेगा। साथ में उसने बेटा जी कितने लोगों से लोन ले रखा उन सब का क्या करेगा, ब्यौरा लेगा, यानी लिस्ट बनाएगा पूरे एसेट्स का, पूरी लायबिलिटी का। अब ऑफिसर रिसीवर करेगा क्या, सारी संपत्तियों को बेचेगा और जो पैसे उससे रिकवर होगा उस पैसे से क्या करे, जिन जिन लोगों से इसने लोन लिया हो, मिस्टर एक्स ने, राम, श्याम, मोहन, गीता, घन, सब जितने लोगों से लोन लिया है सबको प्रोपोर्शनेटली बांट देगा। किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को फुल लोन के अमाउंट पे नहीं करेगा। अगर आपने 1 लाख दिया तो आपको भी मिलेगा, जिन्होंने 5 लाख दिया उसको भी मिलेगा, जिन्हें 7 लाख दिया उनको भी मिलेगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑफिशियल रिसीवर मिस्टर एक्स की, यानी जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होना चाहता है उसकी संपत्ति को बेचता है और उससे रिकवर होने वाले पैसे से जितने लोगों की लायबिलिटी होती है प्रोपोर्शनेटली बांट देता है। होता क्या, जब सारी संपत्तियों को बेच करके इन लोगों को जब प्रोपोर्शनेटली बांट देता है तो उस केस में ऑफिसर रिसीवर एक फाइनल स्टेटमेंट बना करके कोर्ट को क्या करता है बेटा जी, उसको सबमिट कर देता है कि साहब मैंने मिस्टर एक्स यानी जो व्यक्ति दिवालिया होना चाह रहा था उसकी सारी संपत्ति को मैंने बेचा है और उनको प्रोपोर्शनेटली जो भी उसके क्रेडिटर थे, लेंडर थे, सबको मैंने प्रोपोर्शनेटली बांट दिया। अब उसके पास मात्र 300 रुपए का बर्तन यानी सामान और कपड़े रहते हैं, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। तो कोर्ट क्या करती है, उसके बाद जब फाइनल स्टेटमेंट उसको मिल जाता है तो वो क्या करती है, इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देती है। एक बार किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मिल गया तो माना जाता है उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हो चुका है, और पुनर्जन्म हो चुका है इसका मतलब साफ है कि अब वो व्यक्ति फिर से सरवाइव कर सकता है। अब सवाल उठता है कि सपोज बेटा आपके मन में सवाल होगा कि सर इंसॉल्वेंट हो गया अगर एक, तो क्या फायदे हैं इसमें, जरा देखना बेटा। मान लो कि मैं यहां पे 6 लाख मान रहा हूं कि एक्स की नेटवर्थ थी 6 लाख, लोन की अमाउंट थी 10 लाख। मैं आपसे सवाल करता हूं बेटा, जब इसकी पूरी संपत्ति बिकी तो ऑफिसर रिसीवर को मिला कितना, 6 लाख, और लोन के अमाउंट कितने थे, 10 लाख। अब करेगा क्या, ऑफिसर रिसीवर इस 6 लाख को तो रेप पे कर देगा, तो इस 10 लाख में से लोन देने वाले को 6 लाख तो क्या हो गया, रिसीव हो गया। क्या हो गया बेटा जी, रिसीव। लेकिन जो 4 लाख नहीं मिला वो जानते हो क्या हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा जी, बैड डेट। क्या हो गया बेटा जी, बैड डेट। हाँ या ना, यस। ये 4 लाख हो गया बैड डेट जो नहीं मिला, और 6 लाख जो मिल गया वो रिकवर हो गया। अब सवाल उठता है कि सर अब मिस्टर एक्स से क्या वो लेंडर जिसने लोन दिया था या जो क्रेडिटर उसको उधार पे किया था भविष्य में कभी 4 लाख रिकवर कर सकता है? आंसर इज नो, रिकवर नहीं कर सकता। दिवालिया होने के यही तो फायदे हैं उसके। यानी एक बार कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया तो ये माना जाता है कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है, यानी उसने अभी ही जन्म लिया है। इससे पहले उसने क्या लोन ली थी, उसकी क्या लायबिलिटी, सब क्या हो जाता है, माफ हो जाता है। और भविष्य में कोई लेंडर जो जिसका बैड डेट्स हो गया था, अगर भविष्य में एक्स पैसा कमाने लगे तो क्या वो उससे रिकवरी कर सकता है? आंसर इज नो। लेकिन हाँ, मिस्टर एक्स अगर अच्छा व्यक्ति अच्छे कर्म करना चाहता है, भविष्य में वो अगर पैसा कमाने लगे और अपनी इच्छा से चाहे तो वो बेटा 4 लाख वापिस कर सकता है। लेकिन लेंडर जो इंसॉल्वेंसी के समय 4 लाख रुपया बैड डेट्स हो गया,
उसको फोर्स रिकवरी नहीं कर सकता है। यही एक इंसॉल्वेंट होने से उसको फायदा हुआ। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि साहब मैं भी लोन लेकर के दिवालिया हो जाऊंगा। हाँ, एकदम बकलंट हो, यही सोचोगे ना, आ गई आपके दिमाग में, सर हम भी दिवालिया हो जाएंगे, बकलोल कहीं के अभागा, यही सीखना, हम भी दिवालिया हो जाएंगे। सुनो तो जरा, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया होता है तो उसके कपड़े और 300 रुपए के बर्तन और सामान छोड़ करके बाकी सारे के सामान बेटा जी उसका क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। यानी ऑफिसर रिसीवर सारी प्रॉपर्टी संपत्ति सब कुछ बेच देगा, सिर्फ 300 रुपए का बर्तन यानी वहां तक का और जो कपड़े पहनता वो छोड़ करके बाकी सब कुछ बेच देगा, और उससे जो पैसे आएगा लेंडर क्रेडिटर को पे कर देगा। अब जरा सोचो, बकलोल तो हो ही, सोच रहे हो कि दिवालिया हो जाएंगे लोन लेकर के। जरा सोचो बेटे, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया होता होगा तो उसके पास क्या बचता होगा, और आज की डेट में 300 रुपए का क्या मिलेगा बेटा जी, एक कटोरा, जो बेटा जी कटोरा लेकर के रोड पे घूमने लगेगा व्यक्ति। यही चाहते हो? तो ऐसा ना सोचना, बट ये जानना जरूरी है। हमें समझाना यहां पे ये था कि लेंडर ने अगर किसी व्यक्ति को लोन दिया है और वो व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो पहले उस लेंडर को ये बात सोच लेना चाहिए, जो क्रेडिटर उधार दिया है, कि अब उसकी लोन की रिकवरी या जो उधारी के पैसे हैं पूरा का पूरा मिलने वाला तो नहीं है। इसके दो बातें होती है बेटा, दो। अगर मैं एज ए लेंडर या क्रेडिटर सोचूं तो मुझे इस बात को मान लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर दिवालिया हो गया, जिसके यहां मेरा पैसा है, तो मुझे दो बात तो बेटा श्योर हो ही जाता है। पहला कि जितना ऑफिसर रिसीवर हमें फोन करके बात बता देता है कि आपको इतना मिलेगा, वो 100% मिलेगा ही, यानी उतना क्या हो गया, गुड, यानी मिलेगा। यानी 6 लाख के लिए अगर ऑफिसर रिसीवर हमको पैसे देने से पहले फोन करके बोल दिया कि साहब आपको 10 लाख में से 6 लाख मिल जाएगा, तो मुझे बेटा बिल्कुल एश्योर होना चाहिए कि मुझे 100% मिलेगा ही, और साथ में हमें इस बात के लिए भी 100% श्योर हो जाना चाहिए कि जो 4 लाख रुपए 10 लाख में से नहीं मिलेगा वो मेरा हो गया बैड डेट्स, और भविष्य में मेरे पास कोई लीगल रिकवरी करने का राइट नहीं होगा। इसलिए एज ए लेंडर हमें सोचना चाहिए कि अगर मेरा कोई क्रेडिटर, सॉरी बेटा, अगर मैंने किसी को लोन दिया एज ए लेंडर या मैंने एज ए क्रेडिटर किसी को उधार दिया है, और मेरा डेटर या मान लीजिए कि मेरे से बोरोवर जो इसने बोरोइंग करी है, अगर वो बैड डेट्स हो, सॉरी दिवालिया हो जाए, तो एज ए लेंडर या क्रेडिटर मुझे इस बात को बेटा जी सोच लेना चाहिए 100% कि ऑफिसर रिसीवर ने जितना बोल दिया उतना हमें मिलेगा ही, यानी ये हो गया गुड। ये क्या हो गया, गुड, यानी अगर वो बोल दिया तो जितना मिलेगा वो हो गया गुड डेट, क्या हो गया बेटा, गुड, और जितने के बारे में बोला कि नहीं मिलेगा वो हो गया बैड। ये हम कौन बोल रहे हैं, लेंडर या एज ए क्रेडिटर। अब दूसरी तरफ देखो बेटा, एज ए इंसॉल्वेंट क्या सोचोगे कि एक बार व्यक्ति दिवालिया हो गया तो बेटा जी उसके साथ क्या होता है, उसकी सारी संपत्ति एसेट्स बेच दी जाती है, 300 रुपए का बर्तन और जो कपड़े पहने हुए रहता है या पहनने कपड़े उसको छोड़ करके, और कपड़े में ध्यान रखना बेटा, अगर शेरवानी बनवा लिया उसमें हीरे ज्वेलर बेटा बटन मान लो उसमें जड़वा दिए हो तो वो नहीं। कपड़े का मतलब बेटा जी सिर्फ जो आप पहनते हैं नॉर्मली वो छोड़ करके, 300 रुपए के बर्तन और कपड़े छोड़ करके बाकी जितनी भी एसेट्स होगी सब बेच करके, और उसको क्या कर दिया जाए, लेंडर या क्रेडिटर को पे कर दिया जाएगा बस। हाँ, एज ए इंसॉल्वेंट उस व्यक्ति को फायदा ये हो जाएगा कि अब उसको जीने का राइट मिल गया, उसका पुनर्जन्म हो गया। भविष्य में अब उससे कोई व्यक्ति जो पहले इंसॉल्वेंट होने से पहले लोन दिया था और जो कुछ भी उससे रिकवर नहीं हुआ, अब एक बार वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया तो उसे बाद में रिकवरी नहीं की जा सकती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सपोज मान लो सर बाद में पैसा कमाने लगे,
हो सकता है बेटे, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या उससे ये लोग रिकवर कर सकते हैं? ना बेटे ना, नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मिस्टर एक्स यानी जो दिवालिया हुआ है, ईमानदार व्यक्ति है, अपने बुरे वक्त के समय में उसने इंसॉल्वेंट हो गया, बट उसको अपना बुरा वक्त याद आया और उसने सोचा कि नहीं अब मैं पैसे कमाए इसको वापिस कर दूं, तो कर सकता है। तो समझ गया बेटा? यस। अब हम लोग को ये समझना और सोचना था बेटे कि जो 10 लाख में से 4 लाख नहीं मिला वो है बैड डेट्स, और जितना 6 लाख मिल गया वो हो गया गुड डेट। मेरी बात समझ गए? गुड डेट मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, गुड डेट यानी गुड, यानी ये मिलेगा ही मिलेगा और ये नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। क्या बेटे आप सबको ये बात समझ आया? क्या आप सबको ये बात समझ आया? अब समझो बेटा, एक होता है बैड डेट्स और एक होता है डिस्काउंट। ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं आपसे बात करूंगा उसकी जवाब देना। बेटा एंट्रियां ही सब कुछ नहीं है, ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर इसको आप नहीं समझते हो तो समझो आपसे बेटा जी क्या, आपसे बड़ा नालायक, आपसे बड़ा बेटा जी बेवकूफ कोई नहीं हो सकता अगर इसको ध्यान से नहीं समझा तो। सुनना बेटा, एक होता है सेटलमेंट। मान लो किसी व्यक्ति के यहां मेरा 10,000 रुपया है और वो व्यक्ति मुझे एज्यूम कर लो कि चलो 7,000 रुपए दे दिया और 3,000 रुपए मुझे नहीं दिया, मान लो। और वो व्यक्ति ये कह रहा है कि सर या भैया या साहब 7,000 ले लीजिए, 3,000 छोड़ दीजिए, कूल एंड फाइनल, बस अब इससे ज्यादा नहीं। आप लोग भी ऐसा करते हैं? किसी दुकानदार अंकल के यहां जाते हैं, पूरी बिल बनती है, मान लो बेटा जी बिल बना 10,250 और आपने कहा अंकल आप 10,000 रुपए ले लो, 10,000 और 200 बस सर, बस बस सर रहने दो। यानी दुकानदार अंकल ये 250 नहीं, सीधा 10,000 और दुकानदार एक कह देता है ठीक है बेटे कोई बात नहीं तुम 10,000। तो उस केस में मेरा सवाल है कि दुकानदार ने अपनी डिस्क्रिप्शन से 250 रुपए छोड़ दिए, आप क्या आंसर दे सकते हो ये बैड डेट्स है या डिस्काउंट? अरे बैड डेट्स है कि डिस्काउंट? मुझे बताओ, पहले बताओ बैड डेट्स है कि डिस्काउंट? ये तो है सर डिस्काउंट। चलो बेटा जी आपने बिल्कुल आंसर सही दिया। क्या इस बार दुकानदार का दिल रो दिया? क्या दुकानदार की आत्मा से आहा निकल गया? आहा नहीं, एक होता आहा और एक होता आह। क्या वो व्यक्ति दुखी मन से नहीं? जैसे आपने बोला कि दुकानदार अंकल ये 10,250 में से 10,000 फाइनल, अब रहने दीजिए बस। और दुकानदार ने बोला कि ये कोई बात नहीं बेटा आप उतने ही दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे क्या बोलेंगे जरा बताना बेटा जी? डिस्काउंट। इसको क्या बोलेंगे बेटे? डिस्काउंट। क्लियर है बच्चों? यस। अब दूसरा सवाल है मेरा बेटा आपसे। अब मैं एक काम और करता हूं फिर से। मान लो कि आपने 10,250 रुपए किसी को देने हैं, आपने उसे 10,000 रुपए दे दिया और 250 रुपए आप उसे नहीं दे रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं 250 रुपए हमें दे दो। आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं देंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, बोला कि नहीं भाई हमको घाटा लग जाएगा, बहुत दिक्कत है 250 देने, यानी मान ही नहीं रहा है दुकानदार भाई। या जिससे आपने पैसे लिए हैं वो मानने को तैयार नहीं, बोला कि नहीं नहीं हम 250 नहीं छोड़ सकते हैं, और आप जबरदस्ती उसको नहीं देते हो और उसकी आत्मा रो देती है। अब बताना बेटे, यानी आप किसी से 10,250 लिए थे, आपको देना था, उसमें से 10,000 दे दिए, 250 आप नहीं दे रहे, बस सामने वाला छोड़ने को भी राजी नहीं है, कर रहा है कि नहीं साहब मैं नहीं छोड़ूंगा मुझे पैसे चाहिए, और आप उसको नहीं दे रहे। बताइए ये क्या होगा बेटा जी? ये क्या होगा? बैड डेट। क्या होगा बेटा? बैड डेट्स होगा। वेरी नाइस बेटा जी, ये हो गया बैड डेट, इसको कहते हैं बैड डेट्स। अब डिस्काउंट और बैड डेट्स में अंतर क्या होता है जरा सुनना, जरा सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। अरे ध्यान से सुनो ना बेटे, दोनों में क्या अंतर है, ध्यान से सुनो। डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को हमें पैसे देने हैं या किसी से हमें लेने हैं, मान लो
और अगर मुझे किसी को देना है और सामने वाला व्यक्ति से मैंने स्वेच्छा से कहा कि सर अंकल मैं इतना पैसे ही दे रहा हूं, इसके बाद बाकी रहने दीजिए, फाइनल कर दीजिए, और वो बेटा अपनी खुशी से उसको लिख देता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो वो हो गया डिस्काउंट। अब हम कैसे समझेंगे कि उसने अपनी खुशी मन से छोड़ा है? तो अगर क्वेश्चन में लिखा रहा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल या सेटलमेंट वर्ड लिखा रहे, तो आप समझ जाना कि सामने वाला अगर मुझे पे करना है तो सामने वाला खुशी खुशी हमें उतने पैसे छोड़ दिया, या मुझे किसी से लेना है तो मैंने खुशी खुशी उसको छोड़ दिया, तो इसको बोला जाएगा डिस्काउंट। यानी जहां पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल या सेटलमेंट वर्ड हो, या मतलब होता है कि दोनों की राजी से अमाउंट छोड़ा गया है, तो वो कहलाएगा डिस्काउंट। लेकिन जहां पे बेटा जी अगर आप किसी से मांग रहे हो या आपको किसी को देना है बट आप जबरदस्ती ना दे रहे हो, या अगर लेना है तो अगला व्यक्ति आपको नहीं दे रहा है, जिससे आपकी इच्छा नहीं है छोड़ना बट मजबूरी बस छोड़ लेते हो, तो वो कहलाता है बैड डेट्स। या कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो ये बात तो गांठ बांध लो बेटा, या समझ लो अच्छे से कि अगर सामने वाला दिवालिया हो गया तो उस केस में हम जितना लोन का अमाउंट दिए हैं वो पूरा का पूरा कभी तो नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कैसे सर? हो गई ना बेटा जी बात, हो गए ना चलो बेटा तेरे को कहना ही बुरा, यानी आपने बोला कि वो कैसे सर? तो सुनो बेटा, कोई भी व्यक्ति तब तक दिवालिया नहीं हो सकता है, यानी कोर्ट उसको दिवालिया का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है जब तक कि उसके लोन या लायबिलिटी का अमाउंट उसके नेटवर्थ से ज्यादा ना हो जाए। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति का लोन का अमाउंट या लॉस का अमाउंट 5 लाख हो और उसकी संपत्ति बेचने से भी 5 लाख की रिकवरी हो जाए, यानी जितना लोन है उतनी की संपत्ति है, और तब वो व्यक्ति दिवालिया घोषित होना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता और उसको दिवालिया घोषित कराना भी नहीं चाहिए। ये कोई व्यक्ति दिवालिया तभी घोषित हो सकता है जब उसकी नेटवर्थ से उसके लॉस या लोन का अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो। यानी मतलब यह हुआ कि अगर उसकी पूरी संपत्ति बेच भी दी जाए तो उसके लोन या लॉस की भरपाई नहीं की जा सकती है। उस केस में ही वो व्यक्ति दिवालिया घोषित किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर दिवालिया हो रहा है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि उसकी वर्थ से लॉस का अमाउंट, लोन का अमाउंट ज्यादा हो गया है, तभी वो दिवालिया हुआ। अगर बराबर होता या नेटवर्थ से कम लॉस होता या लोन होता तब वो दिवालिया घोषित हो ही नहीं सकता। तो अब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा कोई पार्टी अगर दिवालिया हो गया तो अब मुझे बेटा जी अपने कलेजे पे पत्थर रख लेना चाहिए 2-4 कुंटल का, कि हमने जो पैसे दिए हैं वो पूरा रिकवरी तो नहीं हो, लेकिन हां जितना फिर से रिसीवर बोल देगा कि आपको मिलेगा उसको कोई काट भी नहीं सकता है। यानी उतना 100% श्योर, और जितना के लिए बोल दिया कि नहीं मिलेगा वो हो गया आपका बैड डेट। तो बैड डेट 2 केसेस में होता है, एक अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो उसे नहीं मिलने वाला अमाउंट, और दूसरा अगर कोई व्यक्ति हमारे पैसे को मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं दे रहा है, या मैं किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके पैसे नहीं दे रहा हूं, तो भी वो बैड डेट से ही माना जाता है। अब बैड डेट्स की अकाउंटिंग क्या होगा? बोला जाता है कि बैड डेट्स जो है एक बिजनेस एंटिटी के लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, लॉस है। मान लो एक्सपेंस है, चूंकि बिजनेस में नॉर्मली ये होता रहता है, जैसे आप किसी को उधार सेल करते हो तो ऑब्वियसली बेटा जो लेके भाग जाता है, सारे तो नहीं लेकिन 1-2% होते हैं जो भाग जाते हैं। हमें बेटा फाइनल अकाउंट में पढ़ना है, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, से सब पढ़ने हैं बेटे, और वहां पे इंसॉल्वेंसी वाली बात आएगी जो मैंने उस समय डिस्कस किया था और मैं आपको याद दिलाऊंगा। और आप देखना बेटा जी कि अगर एक कंसेप्ट आपने याद रख लिया
तो आपको दिक्कत आने वाला नहीं है। क्लियर है बच्चों? यस। तो बैड डेट्स को एक्सपेंस माना जाता है। एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि एक्सपेंस हो तो डेबिट, इनकम हो तो क्रेडिट। तो बेटे हम एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी जर्नल एंट्रियां बता देते हैं, आपको समझ आ जाए। तो आपने दोनों में बता दिया मैंने, मैं बैड डेट्स की मैं चाहता हूं कि आपको एंट्रियां बता दूं ताकि आपको बेटा जी दिक्कत ना हो। तो आओ बेटा, मैं एक काम करता हूं, बैड डेट और बैड डेट्स का बेटा जर्नल देखना क्या होगा। बैड डेट्स का जर्नल होता है पहला फॉर बैड डेट, और बैड डेट्स अकर्ड एंट्री बनेगा बच्चे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट टू पार्टी, मैं यहां पे पार्टी लिख रहा हूं बेटा, पार्टी अकाउंट बीइंग बैड डेट अकर्ड। क्लियर है बच्चों? बीइंग बैड डेट्स अकर्ड। क्लियर बेटे? यस। दूसरा, जब बैड डेट्स रिकवर होता है फॉर बैड डेट बैड डेट्स रिकवर्ड, एंट्री बनेगा बेटे कैश अब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बेटा यानी भविष्य यानी फ्यूचर, सो सॉरी, हाँ ठीक है, रिकवर्ड अकाउंट नरेशन बनेगा बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। बेटा ये क्या होता है जरा ध्यान देना। मान लो कि आपका किसी के यहाँ पैसा था, वो आपको नहीं दिया, तो नहीं दिया तो आप उसको बैड डेट्स मान लिया और उसकी एंट्री पास कर दी, और तब भविष्य में वो बैड डेट्स, मान लो व्यक्ति आपको पैसे ला के दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। अगर किसी के आप पैसा है और अभी तक आपने उसके बैड डेट्स होने की एंट्री नहीं डाले हो, तो ये वाला एंट्री पास नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? यस। अब इन केस ऑफ बेटा जी इंसॉल्वेंसी हम लिखेंगे फॉर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, बेटे मैंने अभी बताया था ना, 10 लाख में से अगर बेटे जी आपको 6 लाख मिल गया, रिसीव हो गया, और 4 लाख क्या हो गया बेटा जी नहीं मिला, तो ये हो गया बैड और ये हो गया बेटा जी गुड। ये क्या हो गया बेटा? गुड। गुड डेट बैड डेट। तो एंट्री क्या बनेगा बेटा? जो पैसा मिलेगा, तो जर्नल एंट्री देखना बेटा क्या होता है, जरा देखना। जर्नल बनेगा कैश अब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिला। फिर बैड डेट्स के लिए एंट्री बनेगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव आगे भी हम लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त लिख सकते हैं बीइंग
60 पैसे 40 पैसे 60% 40% पेमेंट रिसीव इन अ रूपी, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, हमें एंट्री लिख देंगे। क्लियर है? यस। और इसको रीड करके देखो बेटा, ये जो एंट्री है जो अभी मैं रीड कर रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ये जो मुझे 6 लाख मिला उसके रिसीव होने की एंट्री है। और एक है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, वो बेटा बैड डेट्स होने की एंट्री। क्लियर है बेटा? यानी दो एंट्रियों का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्लियर है बच्चों? यस। तो मैं आपको एक कहना चाह रहा हूं कि आज मैंने जो आपको ये बताया, ये मैंने बताया इंसॉल्वेंसी के केस में बैड डेट्स कौन सा वाला पार्ट होता है ना? जो बैड डेट्स होता है उसके लिए एंट्री बनता है बेटा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और जो इंसॉल्वेंसी केस में पैसे मिलता है उसके लिए एंट्री बनता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ये दो एंट्रियों का कॉम्बिनेशन है। एक बेटा जी गुड डेट जो हमें मिल गया और बैड डेट जो 4 लाख नहीं मिला। यानी इंसॉल्वेंसी के केस में अगर आपका कोई व्यक्ति यानी पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस में आपके बुक्स में दो एंट्रियां बनती है। एक जो पैसे मिलते हैं उसके लिए एंट्री बनता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ये अमाउंट रिसीव करने का, और जो बैड डेट्स होता है उसके लिए भी एक एंट्री बनता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ये दोनों एंट्रियां बनता है। और हम सभी जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक एंट्रियों को कंबाइन कर सकते हैं अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो। पहला कंडीशन है कि ट्रांजैक्शन का डेट सेम होना चाहिए और कम से कम उस ट्रांजैक्शन की जर्नल में, यानी उस ट्रांजैक्शन में कम से कम एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो सब में कॉमन। तो ऐसी एंट्रियों को हम चाहे तो सेपरेट एंट्री भी पास करते हैं, चाहे तो हम उसको कंबाइंड भी कर सकते हैं। और मैंने बोला है कि जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आपको कंबाइंड एंट्री ही पास करनी चाहिए। क्लियर है बेटे? यस। और यहां पे कंबाइंड एंट्री ही है। तो मैं उम्मीद करूंगा बेटे आपको ये बात समझ आ गया है। आप लोग को बेटे इसको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना। कल जो क्वेश्चन नंबर बेटे 5 जो है उसको मैं चेक करूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। भारत माता की जय।